उठापटक दौड़ भाग करते समय कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गश खाकर गिर पड़ी। याद नहीं। आंख खुली तो देखा कि सुरभि अपने दूसरे डॉक्टर सहकर्मियों के साथ उसका निरीक्षण कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुरभि ने पलटकर देखा तो डॉक्टर अजीत का सहायक विकास था। मैडम, आपके लिए दवा लाया हूँ। वैसे डॉक्टर अजीत खुद चेक कर लेते तो ठीक रहता। आंखों की झिरी से झांककर शोभा ने देखा तो लगा कि पूरा कमरा ही घूम रहा है। सुरभि ने कुछ देर पहले ही उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, पर डॉक्टर अजीत का नाम सुनकर उसका मन अंतर झंकृत हो उठा था। सोचने विचारने की जैसे सारी ताकत ही खत्म हो चुकी थी। ढलती आयु में भी मन आंदोलित हो उठा था। मन में विचार आया कि पूछे आए क्यों नहीं, पर सुरभि के चेहरे पर उभरी आड़ी तिरछी रेखाओं को देखकर शोभा कुछ कह नहीं पाई थी। किस्मत को आप कितना भी दोष दे लो माँ, पर हकीकत ये है कि आपकी इस दशा के लिए दोषी डॉक्टर अजीत खुद हैं। आज सुबह ही तो माँ बेटी में बहस छिड़ गई थी। वो तेरे पापा हैं माँ, जिसके पास अच्छा आचरण का अपार संग्रह ना हो, जो झूठ और सच, न्याय अन्याय में अंतर न कर सके, वह व्यक्ति समाज में रहकर समाज का अंग नहीं बन सकता और ना ही सम्मानी बन सकता है। गुस्से से सुरभि कुछ ही देर में कमरा छोड़कर बाहर चली गई थी। बेटी के जाने के बाद से उपजा एकांत और अकेलापन शोभा को उतना असहनीय नहीं लगा जितना हमेशा लगता था। एकांत में शांत पड़े रहना उन्हें सुविधाजनक लग रहा था। ख्यालों में सालों पुरानी वही तस्वीर साकार हो उठी, जिसके प्यार और सम्मोहन से बधी वह पिता की देहरी लांग उसके साथ चली आई थी। उन दिनों वह एमकॉम फाइनल में थी। कॉलेज का सालाना कार्यक्रम था। म्यूजिकल चेयर कंपटीशन में शोभा और अजीत आखिरी दो खिलाड़ी बचे थे। कुर्सी एक, उम्मीदवार दो। कभी शोभा की हथेली पर अजीत का हाथ पड़ जाता तो कभी उसकी पीठ से तेज का धक्का टकरा जाता। जीत अजीत की हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से ही वे दोनों हर दिन मिलने लगे थे। इस मिलने मिलाने के सिलसिले में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे प्यार का बीज अंकुरित हुआ तो प्रेम के आलोक ने दोनों के जीवन को उजास से भर दिया। अंतरजातीय विवाह के मुद्दे को लेकर परिवार में अच्छा खासा कलह छिड़ गया था, लेकिन बिना अपना नफा नुकसान सोचे शोभा भी अपनी ही जिद पर अड़ी रही। कोर्ट में रजिस्टर पर सिग्नेचर करते वक्त सिर्फ माँ पापा, अजीत और शोभा ही थे। इकलौती बेटी की शादी पर ना बाजे बजे, न शहनाई, न बंधनवार सजे, न ही गीत गाए गए। विदाई की बेला में माँ ने रुंधे गले से इतना भर कहा था, सपना देखना बुरा नहीं होता, पर उन सपनों की सच के धरातल पर कोई भूमिका नहीं होती बेटी। तेरे भावी जीवन के लिए बस यही कामना कर सकती हूँ कि जमीन की जिस सतह पर तूने कदम रखा है वह ठोस साबित हो। शादी के शुरुआती दिनों में सुंदर घर, सुंदर परिवार, प्रिय के मीठे बोल, यही पति पत्नी की कामना थी और यही प्राप्ति। शुरू में अजीत का साथ और उसके मीठे बोल अच्छे लगते थे, बाद में यही बोल किस्सा बन गए। शोभा को बात करने का ढंग नहीं है, पहनना ओढ़ना भी तो उसे आता ही नहीं है, सीने पिरोने का सलीका नहीं है। 2 कमरों के उस छोटे से मकान को सजाते संवारते समय मन हर पल पति के कदमों की आहट को सुनने के लिए तरसता। कुछ पकाते परोसते समय पति के मुंह से 1-2 तारीफ के शब्द सुनने के लिए मन मचलता, लेकिन अजीत बात बात पर चिढ़ते झल्लाते ही रहते थे। शोभा आज तक समझ नहीं पाई कि शादी के तुरंत बाद ही अजीत का व्यवहार उसके प्रति इतना शुष्क और कठोर क्यों हो गया। उसने तो अजीत को मन वचन कर्म से अपनाया था। अजीत के प्रति शोभा को कोई गिला शिकवा भी नहीं था। कई बार शोभा खुद से पूछती कि उसमें उसका कसूर क्या था कि वह सुंदर थी, समझदार थी, लोगों के बीच जल्दी ही आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, या उसकी दोस्ती सबसे हो जाती थी। वरना पत्नी के प्रति दुराव की क्षुद्र मानसिकता के मूल कारण क्या हो सकते थे। शरीर के रोगों को दूर करने वाले अजीत ये क्यों नहीं समझ पाए कि इंसान अपने
मृदु और सरल व्यवहार से ही तो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनता है। दिन रात की नोक-झोंक और चिड़चिड़ाहट से दुखी हो उठी थी शोभा। सोचा, क्या रखा है इन गृहस्थी के झमेलों में। एक दिन अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट निकालकर अजीत से बोली, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूं। और यह घर गृहस्थी कौन संभालेगा? अजीत ने आंखें तरेरी। घर के काम तो चलते फिरते हो जाते हैं, दृढ़ता से शोभा ने कहा। तो अजीत का स्वर धीमा पड़ गया। शोभा, घर से बाहर निकलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? लापरवाही से पूछा उसने। लोग ना जाने तुम्हें कैसी कैसी नजरों से घूरेंगे। कितना प्यार करते हैं अजीत उससे, ये सोचकर शोभा इतरा गई थी। पति की नजरों में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में वह अजीत की हर बात को पूरा करती चली गई थी। पर जब टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने में, खिड़की से बाहर झांककर देखने में, यहाँ तक कि किसी से हंसने बोलने पर भी अजीत को ऐतराज होने लगा, तो शोभा को अपनी शुरुआती भावुकता पर अफसोस होने लगा था। निरी भावुकता में अपने निजित्व को पूर्ण रूप से खत्म कर जितनी साधना और तप किया, उतनी ही चतुराई से लासा डालकर अजीत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही बाधित करते चले गए। दर्द का गुबार सा उठा तो शोभा ने करवट बदल ली। यादों के साए पीछे कहाँ छोड़ रहे थे। शादी की पहली सालगिरह पर माँ पापा 2 दिन पहले ही आ गए थे। दोस्त, संबंधी और परिचितों को आमंत्रित कर उसका मन पुलक से भर उठा था। लेकिन अजीत की भौहें तनी हुई थी। शोभा के लिए पति का यह रूप नया था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इस खुशी के मौके को अजीत अंधकार में डुबो देंगे और जरा सी बात को लेकर भड़क जाएंगे। पालक पनीर क्यों बनाया, शाही पनीर क्यों नहीं बनाया? छोटी सी बात को टाला भी जा सकता था, पर अजीत ने महाभारत छेड़ दिया था। अक्सर किसी एक बात की भड़ास दूसरी बात पर ही उतरती है। अजीत का स्वभाव ही ऐसा था। दोस्ती किसी से करते नहीं थे, इसलिए लोग उनसे दूर ही छिटके रहते थे। आमंत्रित मेहमानों से सभ्यता और शिष्टता से पेश आने के बजाय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने वह हंगामा खड़ा किया था। यह सब कुछ शोभा को अब समझ में आता है। 2 दिन तक माँ पापा और रहे थे। अजीत इस बीच खूब हंसते रहे थे। शोभा इसी मुगालते में थी कि माँ पापा ने कुछ सुना नहीं था, पर अनुभवी माँ की नज़रों में कुछ छुपा भी नहीं था। घर लौटते समय अजीत का अच्छा मूड देखकर उन्होंने सलाह दिया था, जिंदगी बहुत छोटी है, हंसते खेलते बीत जाए तो अच्छा है। ज़्यादा वर्कहोलिक होने से शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। कुछ दिन कहीं बाहर जाकर तुम दोनों घूम आओ। इतना सुनते ही वह जोर से हंस दी थी और उसके मुंह से निकल गया था, माँ, ये कभी पास में ही किसी पार्क में साथ में घूमने नहीं गए तो आउट ऑफ स्टेशन ये क्या जाएंगे? मजाक में कही बात मजाक में ही रहने देते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अजीत का तो ऐसा ईगो हर्ट हुआ कि मारपीट पर ही उतर आए। हैरान रह गई थी वह अजीत के उस व्यवहार को देखकर। उस दिन के बाद से हंसना बोलना तो दूर, उनके पास बैठने तक से घबराने लगी थी शोभा। कई दिनों तक अबोला ठहर जाता उन दोनों के बीच। उन्हीं कुछ दिनों में शोभा ने अपने शरीर में कुछ आकस्मिक बदलाव महसूस किए थे। तबीयत बिगड़ी सी रहती, जी मिचलाता रहता, तो वह खुद ही चली गई थी डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पर। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर मेहता ने प्रेग्नेंट होने का शक जाहिर किया था। तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि अजीत घर लौट आए थे। शायद डॉक्टर मेहता से उनकी बात हो चुकी थी। बच्चों की तरह पत्नी को गोद में भरकर रोने लगे। इतनी खुशी की बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अकेली क्यों गई? मैं ले चलता तुम्हें। आंख की कोर से टप टप आंसू टपक पड़े। खुद पर पछतावा होने लगा था। कितना छोटा मन है उनका, ऐसी छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती है। अगले दिन अजीत ने डॉक्टर शर्मा से अपॉइंटमेंट लिया और लंच में आने का वादा करके चले गए। 8 सालों तक हॉस्टल में रहने वाली शोभा जैसी लड़की के लिए अकेले डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक तक जाना मुश्किल काम नहीं था। डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पर भी वह अकेली ही तो गई थी, पर कभी कभी अपना वजूद मिटाकर पुरुष की मजबूत बाहों के घेरे में सिमटना हर औरत को बेहद अच्छा लगता है। इसलिए बेसब्री से वह अजीत का
इंतजार करने लगी थी। दोपहर के 12 बजे जूते की नोक से द्वार के पट खुले तो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। अजीत बुरी तरह बौखलाए हुए थे। शायद थके होंगे, यही सोचकर शोभा दौड़कर चाय बना लाई थी। पूरा दिन गवारों की तरह चाय ही पीता रहूं? अजीत ने आंखें तरेरी तो साड़ी बदलकर वह गाउन में आ गई और घबराकर पूछ लिया, आजकल काम ज्यादा है क्या? मैं कामचोर नहीं हूँ जो हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहूं। काम करना और पैसे कमाना मुझे अच्छा लगता है। अपरोक्ष रूप से उस पर ही वार किया जा रहा है। वह यह समझ गई थी। सारा गुस्सा, सारी झल्लाहट लिए शोभा अंदर ही अंदर घुटती रही थी। उसने कई पुस्तकों में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट महिला को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए पति के स्वर में छिपे व्यंग को सुनकर भी वह मूड खराब होने के बजाय चेहरे पर मुस्कान फैलाकर बोलती, एक बार ब्लड प्रेशर चेक क्यों नहीं करवा लेते? बेवजह ही चिड़चिड़ाते रहते हो। इतना सुनते ही अजीत ने घर के हर साजो सामान के साथ कई आवश्यक कागज भी यत्र तत्र सर्वत्र फैला दिए थे। शोभा आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई कि क्या पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर नहीं टिका होना चाहिए। वह जहाँ जाती अजीत के साथ जाती। वह जैसा चाहते वैसा ही पहनती, ओढ़ती, पकाती, खाती। जहाँ कहते वहीं घूमने जाती। फिर भी वर्जनाओं की तलवार हमेशा क्यों उसके सिर पर लटकती रहती थी? अंकुश के कड़े चाबुक से हर समय पत्नी के साध कर रखते समय अजीत के मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि जो पति अपने पत्नी को हे दृष्टि से देखता है, उस औरत के प्रति बेचारगी का भाव जतलाकर कई पुरुष गिद्धों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। इसमें दोष औरत का नहीं, पुरुष का ही होता है। यही तो हुआ था उस दिन। सुरभि के जन्मदिन की पार्टी पर वह अपने कॉलेज की दोस्त माया और उसके पति सुधीर के साथ चुटकुलों का मजा ले रही थी। माँ और पापा भी वहीं बैठे थे। पार्टी का समापन होते ही अजीत अपने असली रूप में आ गए थे। घबराहट से उनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था। लोग उनके गुस्से को शांत करने की भरसक प्रयास कर रहे थे, पर अजीत अपना आपा ही खो चुके थे। 1 वर्ष की नन्ही सुरभि को जमीन पर पटकने ही वाले थे कि पापा ने सुरभि को अजीत के चंगुल से छुड़ाकर अपनी गोद में ले लिया था। मुझे तो लगता है कि अजीत मानसिक रोगी है, पापा ने माँ की ओर देखकर कहा था। यह क्या कह रहे हैं आप? अनुभवी माँ ने बात को संभालने की कोशिश की थी। यदि यह मानसिक रोगी नहीं तो फिर कोई नशा करता है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं कर सकता। उस दिन सबके सामने खुद को अजीत ने बेहद बौना महसूस किया था। घुटन और अवहेलना के दौर से बार बार गुजरने के बाद भी अजीत के व्यवहार की चर्चा शोभा ने कभी किसी से नहीं की थी। कैसे कहती, रस्मों रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उसने खुद ही तो अजीत के साथ प्रेम विवाह किया था। पर उस दिन तो माँ और पापा दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना था। पापा ने साथ चलने के लिए कहा तो वह चुपचाप उनके साथ चली गई थी। सोचती थी अकेलापन महसूस होगा तो खुद ही अजीत आकर लिवा ले जाएंगे, पर ऐसा मौका कहाँ आया था। उसके कान, पैरों की पदचाप और दरवाजे की खटखट सुनने को ही तरसते ही रह गए थे। सुरभि पा पा कहना सीख गई थी। खुलसकर शोभा ने बेटी को अपने आंचल में छिपा लिया था। दुलारते पुचकारते समय खुशी का आवेग उसकी नसों में बहने लगा और अजीब तरह का उत्साह मन में हिलोरे भरने लगा। कब तक यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? अभी तो सुरभि छोटी है, उसे किसी भी बात की समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो हो सकता है कि मुझसे कई प्रकार के सवाल पूछे, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब देने में भी मुझे शर्मिंदा होना पड़े। घर में बिना किसी से कुछ कहे वह अजीत की माँ के चौक वाले घर में पहुंच गई थी। पूरे सम्मान के साथ अजीत की माँ ने शोभा को गले लगाया था, बल्कि अपने घर आकर रहने के लिए भी कहा था। लेकिन बातों ही बातों में इतना भी बता दिया था कि अजीत अमेरिका चला गया है और जाते समय वह यह कह गया है कि शोभा के साथ भविष्य में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। शोभा ने संयत स्वर में इतना ही पूछा था कि मम्मी जी, यह सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? अजीत के ऑफिस की एक सहकर्मी पूजा है, उसी ने स्पॉन्सर किया है। हमेशा कहता था मन उचट गया है, दूर जाना है, कहीं दूर। सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं ठूट कर बनकर रह गई थी। औरत से शारीरिक जरूरत नहीं, उसके प्रेम में पड़ना अभिशाप भी नहीं है।
क्योंकि वह एक आत्मीय उपस्थिति है, एक ऐसी ज़रूरत है जिससे व्यक्ति को संबल मिलता है। हवा में खुशबू, स्पर्श में सनसनी, हंसी में खिलखिलाहट, बातों में गीतों सी सरगम, यह सब कुछ औरत के संपर्क में ही व्यक्ति को अनुभव होता है। समय की झील पर जिंदगी की किश्ती प्यार की पाल के सहारे इतनी आसानी से गुजरती है कि गुजरने का एहसास ही नहीं होता। कितनी अजीब सी बात है कि अजीत इस सच को ही नहीं पहचान पाए। शुरू से वह महत्वाकांक्षी थे, पर उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें परिवार तक छोड़ने पर मजबूर कर देगी, ऐसा शोभा ने कभी सोचा भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची और पत्नी से दूर भागने के लिए उन्होंने महत्वाकांक्षा के मोहरे का इस्तेमाल किया था। इंसान क्यों अपने परिवार को माला में पिरोता है? इसलिए ना कि व्यक्ति को सीधी सादी सरल सी जिंदगी हासिल हो। शोभा ने विवेचन सा किया, लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से अपने को ही खुदगर्जी का लकवा मार जाए तो पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन होकर ठंडे जड़ संबंधों को कोई कब तक ढो सकता है? मन में विचार आया कि अब यह घर उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर माँ पापा पर कब तक आश्रित रहेगी, और अब तो भाई की भी शादी होने वाली थी। उसकी और सुरभि की उपस्थिति ने भाई के सुखद संसार में ग्रहण लगा दिया तो उसे क्या अधिकार है किसी की खुशियां छीनने का। अगले दिन शोभा इंदौर में थी। सोचा कि इस शहर में अकेली कैसे रह सकेगी, लेकिन फौरन ही मन ने निश्चय किया कि उसे अपने बेटी के लिए जीना होगा। अजीत तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर विदेश जा बसे हैं, वह अपने जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती है? सुरभि को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का दायित्व शोभा ने अपने कंधों पर ले लिया, पर वह कर क्या सकती थी? डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो कब के अजीत के क्रोध की आग पर होम हो चुके थे। जॉब ढूंढने निकली तो एक प्ले स्कूल में जॉब मिल गई। साथ ही स्कूल की प्राध्यापिका ने रहने के लिए 2 कमरे का मकान देकर उसकी घर की समस्या को भी सुलझा दिया, पर सैलरी इतनी थी कि उसमें घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल था। सुरभि के सुखद भविष्य को बनाने का सपना वह कैसे सजोती? मन उहाँ पोह में उलझता रहता। क्या करे, कैसे करे? शादी से पहले कुछ पत्रिकाओं में उसके लेख छपे थे। आज फिर से कागज कलम लेकर कुछ लिखने बैठती तो लिखती ही चली गई। कुछ पत्रिकाओं में रचनाएं भेजी तो स्वीकृत हो गई। पारिश्रमिक मिला, शोहरत मिली, नाम मिला। लोग प्रशंसात्मक नज़रों से उसे देखते, बधाई संदेश भेजते तो अच्छा लगता था। फिर भी अंदर ही अंदर कुछ दरकता, सिकुड़ता रहता। काश अजीत ने कभी उसके किसी प्रयास को सराहा होता। शोभा की कई कहानियों पर फिल्में बनी, घर शोहरत और पैसे से भर गया। सुरभि डॉक्टर बन गई। सोचती, यदि अजीत ने ऐसा अमानवीय व्यवहार न किया होता तो उसकी प्रतिभा का मैं तो बुझ ही गया होता। कदम कदम पर पत्नी की प्रतिभा को अपने अहम की कैंची से कतरने वाले अजीत यदि आज उसे इस मुकाम पर पहुंचा हुआ देखते तो शायद स्वयं को उपेक्षित और अपमानित महसूस करते। यह तो सुरभि का संबल और सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा, वरना इतना सरल भी तो नहीं था इस शिखर तक पहुंचना। दरवाजे पर दस्तक हुई। शोभा, किसी ने अपनेपन से पुकारा तो अतीत की यादों से निकलकर शोभा बाहर आई, और 24 बरस बाद भी अजीत का चेहरा पहचानने में जरा भी नहीं चूकी। अजीत ने कुर्सी खिसकाकर उसकी हथेली को छुआ तो वह शांत बिस्तर पर लेटी रही। अजीत की हथेली का दबाव शोभा की थकान और शिथिलता को दूर कर रहा था, सम्मोहन डाल रहा था, और वह पूरी तरह भार मुक्त होकर सोना चाह रही थी। बेटी की शादी पर पिता की मौजूदगी जरूरी होती है। सुरभि की शादी की बात सुनकर इतनी दूर से चला आया हूँ। शोभा, यह सुनकर मोम की तरह पिघल उठा था शोभा का तन मन। इसे स्त्री की कमजोरी कहे या मोहजाल में फंसने की आदत। बरसों तक दर्द और पीड़ा, अवहेलना के लंबे दौर से गुजरने के बाद भी जब वह चिर परिचित चेहरा आंखों के सामने आता है तो अपने पुराने पिंजरे में लौट जाने की इच्छा प्रबल होती है। शोभा ने अपने से ही सवाल किया, कल सुरभि ससुराल चली जाएगी तो इतने बड़े घर में वो अकेली कैसे रहेगी? पूजा निहायत ही गिरी हुई चरित्रहीन औरत निकली। वह ना अच्छी पत्नी साबित हुई, ना अच्छी माँ। उसे मुझसे ज्यादा दूसरे आदमियों का साथ पसंद था। मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है। उससे मेरा एक बेटा भी है, अमन। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम सुन रही हो ना शोभा? तुम्हें मंजूर होगा ना? बंद आंखों में शोभा अजीत की भाव भंगिमा का अर्थ समझ रही थी।
सालों पुराना वही समर्थन, लेकिन स्वार्थ की महक से सराबोर। शोभा की धारणा में अतीत के प्रेम की प्रासंगिकता आज तक थी, लेकिन अजीत के व्यवहार ने तो पुराने संबंधों की झील को ही चिंदी चिंदी कर दिया था। वह तो समझ रही थी कि अजीत अपनी गलती की आग में जल रहे होंगे, अपनी करनी पर दुखी होंगे। शायद पूछेंगे कि इतने साल उनकी गैर मौजूदगी में तुमने कैसे काटे, कहाँ कहाँ भटकी, किन किन चौखटों की धूल चाटी। लेकिन इन बातों का महत्व अजीत क्या जाने। परिवार जब मुश्किल के दौर से गुजर रहा हो, गृह कलह की आग में झुलस रहा हो, उस समय पति का नैतिक दायित्व दुना हो जाता है। लेकिन अजीत ने ऐसे समय में अपने विवेक का संतुलन ही खो दिया था। अब भी उनका यह स्पर्श उसे सहेजने के लिए नहीं, बल्कि मांग और पूर्ति के लिए किया गया है। पसीने से भीगी शोभा की हथेली धीरे धीरे अजीत की मजबूत हथेली के सिकंजे से पीछे खिसकने लगी। शोभा के अंदर से यह आवाज उठी, अगर पूजा अच्छी पत्नी और माँ साबित न हो सकी, तो तुम भी तो अच्छे पिता और पति न बन सके। जो इंसान किसी औरत की रक्षा में स्वयं की बलि न दे सके, वह इंसान पूज्य कहाँ और कैसे हो सकता है। 24 बरस की अवधि में पनपे अपरिचय और दूरियों ने अजीत की सोच को क्या इतना संकुचित कर दिया है। जहन में चुभता हुआ सोच का टुकड़ा अंतर्मन के सागर में फेंककर शोभा निष्प्रयत्न उठकर बैठ गई और बोली, अजीत, दूरियां कुछ और नहीं बल्कि भ्रामक स्थिति होती है। जब दूरियां जन्म लेती हैं तो इंसान कुछ सालों तक इसी आशा में जीता है कि शायद इन दूरियों में सिकुड़न पैदा हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पर जब ऐसा नहीं होता तो समझौता करने की आदत सी पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। घुटनों चलने से लेकर सुरभि को डॉक्टर बनाने में मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। रुकावटें आई, पर हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का संबल बने रहे। आज सुरभि के विवाह का अनुष्ठान भी अकेले ही संपूर्ण हो जाएगा। एक बार शोभा की पलकें नम जरूर हुई, पर उन आंसुओं में एक तरह की मिठास थी। आंसुओं के पर्दे से झांककर उन्होंने अपनी ओर बढ़ती सुरभि और होने वाले दामाद विवेक को भरपूर निगाहों से देखा। सुरभि माँ के कानों के पास अपने होठ लाकर बुदबुदाई, माँ, जीवन के मार्ग इतने कृपण नहीं जो कोई राह ही ना सुझा सके। जिस धरती पर तुम खड़ी हो वह अब भी स्थिर है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।